ब्लूमबेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका खैर मकदम है। मैं हूं शहाबुद्दीन याकूब। इस वक्त 3-4 बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी ख़बरें हैं जो आपके सामने रखना मुनासिब होगा। इसमें सबसे पहली ख़बर तो यह है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के बीच जो 27 सितंबर से जो जंग चल रही थी वो उसका ख़ात्मा हो जाएगा, यानी सीज़ फायर हो जाएगा। और वो सीज़ फायर आज 10 अक्टूबर रात 12 बजे से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी एक तरह से आप कह सकते हैं कि कामयाबी है कि कम से कम जंग रुके। ये जो कोशिशें हो रही थी इसमें रशिया ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लावरोव, उन्होंने ये बताया है कि ये जो कोशिशें हुई हैं उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप यानी OSCE, इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक तरह से मीडिएशन का इसमें काम किया और उसने एक बड़ा किरदार अदा किया। तो ये यहाँ तक मामला हुआ है। इसमें इस सीज़ फायर के बाद जो है जो दोनों तरफ के जो प्रिजनर्स हैं उनका भी तबादला होगा, उनका एक्सचेंज होगा। इसी तरीके से दोनों तरफ जो भी एक तरह से डेथ हुई हैं, जो मौत हुई हैं, उन लाशों का भी तबादला करेंगे। और ये जो ह्यूमैनिटेरियन जो ऑपरेशन होगा इसको आप रेड क्रॉस जो है वो इसकी निगरानी करेगा, इसमें वो हेल्प करेगा, इसमें मीडिएशन का जो भी रोल है दोनों तरफ वो प्ले करेगा। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी है जो इस वक्त हुई है। और ये जंग बंदी वक्ती तौर पे इसको रोक दी गई है। लेकिन इस पे लोग ये कह रहे हैं कि अभी आप ये नहीं कह सकते कि क्या ये जंग बंदी कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है, इसलिए कि उसके बाद उसमें ये भी तय पाया है कि दोनों तरफ की जो हुकूमतें हैं, दोनों तरफ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो बैठ करके इस पे फिर आगे की बात करेंगे कि कैसे इसको फाइनल लेवल तक लेके जाए। नेगोशिएशन होंगे, उसमें बहुत सारे और भी आगे जो भी डेवलपमेंट है वो होनी है। उसमें दोनों मुल्क कहाँ तक साथ आ पाते हैं, किन किन चीज़ों पर वो एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं, ये पूरा अभी बाद में होना है। लेकिन इस वक्त आप कह सकते हैं कि एक रशिया की कोशिश कि से एक बड़ी कामयाबी ये हो गई है कि दोनों इस बात पर एग्री हो गए हैं कि आज रात 12 बजे के बाद से वो कोई किसी पे हमला नहीं करेगा और सीज़ फायर पर अमल करेगा। तो ये एक बड़ी कामयाबी थी। दूसरी तरफ आप देखें तो नॉर्थ कोरिया के हवाले से एक बहुत बड़ी ख़बर आ रही है। और ख़बर यह है कि उन्होंने उनकी जो रूलिंग वर्कर पार्टी है उसके 75th एनिवर्सरी के मौके पर उन्होंने लार्ज स्केल मिलिट्री परेड किया है। उसमें बहुत सारे जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं उनकी नुमाइश की है, उनको वो सामने लाए हैं। लेकिन इसमें कुछ जो यूएस और आप साउथ कोरियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं इनका कहना यह है कि ये परेड ऐसा भी हो सकता है कि ये एक फ़ाइनल कोई रिहर्सल हो या फाइनल एक उन्होंने अपनी पोजीशनिंग कर रहे हों। इसलिए कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका के साथ और चाइना का आपस में जिस तरह से टेंशन बढ़ रहा है, इसमें नॉर्थ कोरिया के बारे में आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो एक तरह से चाइना का एलाई है। और हो सकता है कि उसको ये इशारा दिया गया हो चाइना की तरफ से कि आप फाइनल बैटल के लिए आप तैयार रहें, अपनी पूरी तैयारी रखें। तो कुछ लोगों का कहना यह है कि ये ठीक है कि 75th एनिवर्सरी उनकी रूलिंग पार्टी की ज़रूर है, वर्कर्स पार्टी की, लेकिन हो सकता है कि इस मौके का इस्तेमाल करके वो उन्होंने अपना फाइनल एक मोबिलाइजेशन करने की कोशिश की हो और उसमें जो है वो हथियार जो हैं वो स्ट्रेटेजिक वेपन्स भी वो सामने लेके आ रहे हों। तो ये एक आप इससे कह सकते हैं कि ख़ित्ते में जो है जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसमें नॉर्थ कोरिया जो है, इसका मतलब यह है कि बहुत ही एक्टिवली उसमें एक रोल प्ले करने जा रहा है या कर सकता है। इसी तरीके से ताइवान के हवाले से आया है कि ताइवान का नेशनल डे है और उनकी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने उस पर अपनी कौम को जो एड्रेस किया है उसमें ये कहा है कि हम डिफेंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये इशारा भी दिया है कि हम चाइना के साथ डायलॉग भी शुरू करेंगे। यानी वो ये मानती हैं, जो ताइवान की जो प्रेसिडेंट हैं बहुत ही डायनेमिक प्रेसिडेंट मानी जाती हैं और ख़ास तौर से 2016 के बाद उन्होंने अपने मुल्क को आगे बढ़ाने में बड़ा रोल प्ले किया है। तो उनके हवाले से ये ख़बर आई है कि उन्होंने जहां कहा है कि एक तरफ जहां वो अपने डिफेंस को मजबूत करेंगी, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगी, वहीं उन्होंने ये इशारा भी दिया है कि वो ये चाहती हैं
कि चाइना के साथ डायलॉग भी किया जाए और डायलॉग के अंदर वो पॉसिबिलिटीज़ देखी जाए कि क्या कैसे जंग को अवॉइड किया जा सकता है, जो भी चाइना के और उनके बीच जो भी डिफरेंसेस हैं उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव आप इशारा मान सकते हैं कि अभी भी कुछ कौमें जो हैं वो चाहती हैं कि डायलॉग के ज़रिए मामले को हल किया जाए। दूसरी तरफ ट्रंप ने दोबारा जो है वो ईरान को धमकी दी है और उन्होंने एक चैनल से बात करते हुए उनके साथ 2 घंटे का तकरीबन उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि अगर 3 नवंबर को कामयाब हो जाते हैं, यानी दोबारा अगर वो पावर में आ जाते हैं, तो 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट चाइना के साथ ईरान के साथ उनका हो जाएगा। अब यहाँ पे बात ये समझनी है कि कल तक खुद अमेरिका उस एग्रीमेंट से बाहर निकल गया, लेकिन इस वक्त वो क्यों ये कह रहा है कि अगर वो 3 नवंबर को वापस आ जाते हैं वाइट हाउस के अंदर, तो अगले 3 नवंबर के बाद 1 महीने के अंदर अंदर एक नया एग्रीमेंट ईरान के साथ करेंगे, लेकिन साथ ईरान को धमकी भी दे रहे हैं। तो ये इससे एक इशारा ये मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को इस बात का एहसास हो रहा है कि ईरान जो चाइना के साथ चला गया है और चाइना जिस तरीके से ईरान के अंदर दाखिल हो गया है और वहाँ पर 400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है और चाइना को जिस तरह उसने अपने ग्रिप में लेने की कोशिश की है और चाइना ने जिस तरह ईरान पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है, इससे कहीं ना कहीं अमेरिका को ये लग रहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो उनके स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं वो उनको बड़ा ख़तरा हो सकता है और ईरान के साथ जो है वो कहीं ना कहीं कोई एग्रीमेंट बनाकर कोई ना कोई कुछ बातों पर सहमति बनाकर वो रखना चाहते हैं ताकि वो अपना जो बड़ा उनका जो मकसद है वो हासिल कर सकें। इसलिए कि अमेरिका ईरान के साथ दोस्ती की बात करे, एग्रीमेंट की बात करे, मुआहदे की बात करे, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अमेरिकन्स को इस बात का एहसास हो गया है कि वो मिडिल ईस्ट में अगर उन्हें सर्वाइव करना है तो ईरान के साथ भी पसे पर्दा जो है वो दोस्ती रखनी पड़ेगी। ईरान को वो बिल्कुल अवॉइड और या नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये इस वक्त की डेवलपमेंट है।